नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा का संचालन शुरू हुआ था। 70 बरस हो गए हैं और आज इस ऐतिहासिक दिन पर मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया है। पक्ष और विपक्ष एक राय होकर मध्य प्रदेश के उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में जिक्र कर रहे हैं और भविष्य की भी चर्चा हो रही है। कुछ सवाल भी हैं और कुछ जवाब भी हैं, कुछ एकमत भी हैं। चलिए इस बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा साहब से। झा साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं और ये भी एक इत्तेफाक है कि कृष्ण मोहन झा जी विधायिनी जो एक मैगजीन है मध्य प्रदेश विधानसभा की, उसके संपादक मंडल के सदस्य भी रहे, संपादक रहे। झा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिजवान भाई। आज 70 बरस हो गए, आज के ही दिन जब नया मध्य प्रदेश गठित हुआ और तब विधानसभा का सत्र आहूत हुआ और बहुत लंबा चला। अब आजकल तो सत्र लंबे नहीं चलते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चला। लेकिन उसका जिक्र हुआ, आने वाले वक्त की कुछ फिक्र भी हुई। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ऐतिहासिक दिन आज का दिन है। 1956 में आज के दिन जो है पहली विधानसभा लगी और उस समय देखिए जिनका नाम सुनकर के आप शहर उठते हैं, ऐसे दिग्गज लोग उसमें समाहित थे। शंकर दयाल शर्मा, वो मध्य प्रदेश के, जिन्हें भोपाल रियासत जो बाद में भोपाल राज्य बना 1948 में, उसके मुख्यमंत्री थे। और रविशंकर शुक्ल जो थे CPN बरार के समय में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप इधर देखें तो विंध्य में अलग चीज़ें हुआ करती, तो तीनों चारों राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना। और जब एक मंच पर आए तो कई टकराहट देखने को मिली, कई बातें हुई। और चूंकि राज्य के कई, चूंकि अब आप जानते हो कि जब सत्ता किसी की भी जाती है तो बहुत दिक्कत होती है। जो पहला जो सत्र हुआ उस सत्र में बड़ा, यानी मैं जो इतिहासों का अध्ययन करता हूँ तो देखता हूँ कि बड़ी गर्माहट थी उस दिन और वो 1 महीना तक वो सत्र चला। और उसमें यानी आपको ध्यान होगा कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थी जमुना देवी, वो भी शामिल थी तो 1956 में। तो DP मिश्रा, रविशंकर शुक्ल, ऐसे दिग्गज उस पहले सत्र में थे। और आप मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित क्षण था वो कि वो सत्र जो 1 महीना पूरा चला। और इसको रिजवान भाई, क्योंकि 1952 में चुनाव हुए थे, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं होता था। उस समय PSP एक पार्टी हुआ करती थी, पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी, और DP मिश्रा उसके नेता थे। मुझे याद है कि 1952 में जो चुनाव हुआ CPN बरार राज्य में, तो मंडला विधानसभा होती थी, जनरल सीट होती थी। तो उससे PSP पार्टी से DP मिश्रा चुनाव लड़े थे और हमारे परिवार के जो दादा थे सुरेंद्र लाल जी झा, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। और उस समय चुनाव प्रचार में रविशंकर शुक्ल, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो वो पूरे प्रचार में वो शामिल हुए थे। तो लेकिन उनमें वो जो दौर था उसमें विपक्ष और पक्ष के बीच में आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि इतना सामंजस्य हुआ करता था, कटुता नहीं। उनमें आप सोचिए कि रविशंकर शुक्ल ने DP मिश्रा से पूछा कि तुम कहाँ रुके हो, तो उन्हें कुछ बोला होगा, तो उन्हें कहा कहीं रुकने की जरूरत नहीं, घर में आकर के रुको, तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूँगा। तो ये जो दौर था वो ऐसे आदर्श दौर था जिसमें राजनीति, यानी आज कहें कि जो एक आदर्श स्वरूप जिसको देखते हैं, वो एक आदर्श स्वरूप हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में बहुत दिग्गज नेता, सदन के भी नेता रहे हैं और बड़े दिग्गज नेता जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी कई बड़ी हस्तियां रही हैं और लंबे समय तक मध्य प्रदेश के क्षितिज में वो चर्चित भी रहे। मध्य प्रदेश में के उन्होंने इतिहास रचा है मध्य प्रदेश का, और ऐसे लोगों का आज जिक्र हो रहा है। तो अगर आपने जो कुछ अध्ययन किया है इस बारे में, अगर हम उसकी बात करें तो क्या लगता है आपको, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं उल्लेखनीय हैं, कौन सी बातें हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश पहले ये जो हिस्सा है CPN बरार का हिस्सा हुआ करता था और उसके बाद भोपाल रियासत, विंध्य, मालवा, यानी समझिए कि ये जो चार अलग अलग राज्य हुआ करते थे, चारों का हिस्सा हुआ करता था। और इनको मिला करके एक बड़ा प्रदेश बना। हाँ। बाद में उसका विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, लेकिन एक बड़ा हुआ और वहाँ रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। और इत्तेफाक ये है कि रायपुर में जो आपका घर है, मैंने देखा है, वो घर आपके परिवार का वो घर और रविशंकर शुक्ल
जी का जो घर था वो एक ही दीवार थी दोनों के बीच में। तो आपने इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो क्या कहेंगे उस दौर की सियासत का, उस दौर में जिस तरह से सत्र संचालन बहुत लंबा होता था, आज जिसका जिक्र भी हो रहा है, आज की पीढ़ी चूँकि जिक्र हो रहा है तो इतिहास को समझेगी भी, उसको उसकी बहुत ढेर सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। जो नए विधायक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और मेरे को ध्यान है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने तो हम और आप दोनों बैठे हुए थे। हमने उनसे यही कहा था कि भाई साहब, आप अध्यक्ष बने तो आपसे बहुत अपेक्षा है, क्योंकि विधानसभा एक ऐसा फोरम होता है जिसमें एक तो जो नए विधायक होते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जनता की बात, क्योंकि जनता की अपेक्षा अपने प्रतिनिधि से होती है, वो किस ढंग से अपनी बात को उठा पा रहे हैं। आपने रिजवान भाई, हमने विधानसभा की जो लाइब्रेरी है, आप देखिए कि सेंट्रल इंडिया, क्या पूरे इंडिया की, यदि मैं कहूँ कि सबसे रिचेस्ट लाइब्रेरी है तो वो मध्य प्रदेश की लाइब्रेरी है। मैंने जब विधायनी का संपादक था और आप सब लोगों के उससे स्नेह से मैं लगातार कमेटियों में भी रहा, तो मैं विधानसभा की लाइब्रेरी में रेगुलर जाया करता था। और जब मैं वहाँ का पूरा पढ़ता हूँ तो हास पर यहास के साथ इतनी ज़बरदस्त शेर व शायरी हुआ करती थी। उसमें उल्लेख मिलता है कि जब सामने से कोई शेर आए तो जवाबी शेर भी आया करता था। कभी संस्कृत के श्लोक हुए तो उसके जवाब भी संस्कृत के श्लोक से हुआ करते थे। तो ये विधानसभा हास परिहास, विनोद और सारी चीज़ों के साथ चला करती थी, और एक आदर्श स्थापित किया। ज्ञान विज्ञान सम्मान सब तरह की चीज़ें होती। और हमने खुद देखा कि आपने भी देखा 2006 के बाद से जो थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन 2013-14 के बाद से विधानसभा का सत्र बहुत छोटा होने लगा। तो ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी हैं और देश के टॉप लीडरों में गिने जाते हैं, तो उनसे अपेक्षाएं भी बहुत है। तो हमें लगता है कि सदन को, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सदन की कार्यवाही है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इसको जिस ढंग से रिजवान पे एक बात और मैं बताना चाहूँ कि हम लोगों ने विधानसभा की तरफ से कई राज्यों का भ्रमण किया, वहाँ की विधानसभा की स्थितियों को भी देखा। तो उन स्थितियों में हमने पाया कि हम कई राज्यों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन कई राज्य छोटे राज्य थे। जैसे कर्नाटक की बात मैं करूं तो पूरा डिजिटल उस जमाने में हो गया था, 2018 में, और डिजिटलाइजेशन पूरा कर दिया था उन्हें, और उनकी सारी कार्यवाही वो ऑनलाइन हुआ करती थी। तो हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दिया कि इस प्रकार की चीज़ें हों और इसको भी ऑनलाइन किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश की विधानसभा भी ई विधानसभा के रूप में तब्दील होती जा रही है। जी, जैसा सत्र की बात हो रही थी, सत्र पहले पक्ष और विपक्ष होता था, अब विरोधी हो गए हैं। अब आजकल विरोधी की तरह वो होता है, एक तरह से वो जो सौजन्यता है वो अब देखने नहीं मिलती। जैसे जैसे माहौल संकुचित होता गया वैसे वैसे अवधि भी संकुचित होती जा रही है। विधानसभा का सत्र बहुत छोटा होता है। पहले हमने एक डेढ़ महीने के विधानसभा सत्र देखते थे, हम कवर करने आते थे और देखते थे, लेकिन अब वो सत्र अवधि बहुत कम होती है और बहुत रुचि नहीं है विधानसभा को चलाने में, ना सरकार की, और कई बार तो ऐसा लगता है विपक्ष की भी बहुत रुचि नहीं है। और इस बार बस इतना ज़रूर हुआ है कि विधानसभा का जो अवधि तय हो जाती है कार्यमंत्रणा में, वो अवधि तकरीबन विधानसभा अध्यक्ष पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस पूरी अवधि को चलाते हैं, उस पूरी तारीखों को चलाते हैं। लेकिन 5 दिन का सत्र, 7 दिन का सत्र, इससे कैसे विधानसभा और जनता का भला हो सकता है? रिजवान ने बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि संसदीय परंपरा ये सबसे रिच है। डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए जब तक कि आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो काम होगा नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब सत्र चलेगा तो नए लोगों को सीखने का बहुत अवसर मिलेगा। जब आप सीखेंगे, क्योंकि आप देखिए, मेरे जो लाइब्रेरी में जाता था तो लाइब्रेरी के जो इंचार्ज थे वो मेरे को बताते थे कि ये कैलाश विजयवर्गीय हो गए, आपके शिवराज जी हो गए, तो ये लोग घंटों बैठ करके अध्ययन किया करते थे, इतने रेफरेंस निकाल। इवन नरेंद्र सिंह तोमर जी खुद लाइब्रेरी बैठ करके, तो लाइब्रेरियन मेरे को बताते थे, बोले कि जैसा यहाँ पे घंटों बैठ करके अध्ययन होता था, किसी चीज़ को जो प्रश्न लगाना हो तो उसी गजब की तैयारी होती थी। लेकिन मैंने ये देखा, मेरे को ध्यान है कि 2015-16 की एक बात थी, तो विधानसभा जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि भाई प्रश्न लगा करके आप गायब हो जाते हो। एक प्रश्न में भोपाल के एक माननीय विधायक थे, उन्होंने प्रश्न लगाया और प्रश्न में गायब थे। तो ये देखिए कि ये ऐसी जो गंभीर चीज़ें होती थी उसमें भी लोग किनारे कर जाना, अपने आप को निकल जाना, तो ये सही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए अभी आज कई पत्रकार जो रिपोर्टिंग करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन संसदीय पत्रकारिता का इनको अनुभव भी नहीं है। ये यही नहीं जानते कि शून्यकाल क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जब तक कि आप नहीं समझ, क्योंकि जब सत्र चलेगा
तो उनको सीखने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब अच्छा खासतौर पे आप रिजवान में जो बजट सत्र चलता था तो बजट सत्र में बहुत गहन चर्चा होती थी, हर एक विभाग की चर्चा होती थी, हर विधायक, क्योंकि अब तो 230 है, पहले 300 विधायक हुआ करते थे जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं था। तो आप देखिए कि वो कैसे लड़ाई लड़ते थे कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हो। जब किसी विभाग की जब चर्चा होती थी तो खड़े होकर के इंटरप्ट करता था कि भैया हमारे क्षेत्र को तो शामिल करो, क्योंकि बजट की जब बात आती है, क्योंकि जब तक सड़क बने, मान लीजिए सड़क का मामला हो, लोक निर्माण का कोई चर्चा हो रही है तो वो उसकी बात करता था, संस्कृति की बात करता था तो वो अपने क्षेत्र की बात करता था। तो आज जो चीज़ कमी देखने को मिलती है, गिने चुने लोग अध्ययन करके आते हैं केवल, जब तक के, क्योंकि आप देखिए क्या सोर्सेज, हमारा और आपकी पत्रकारिता का दौर था, यदि हम किसी की पत्रकारिता में इंटरव्यू करने भी जाते थे तो हमारे पास सीमित संसाधन हुआ करते थे, हम किताबों से बहुत सारी चीज़ें निकालते थे। लेकिन आप तो अभी इंटरव्यू देने के पहले गूगल बाबा से पूछिए, चैट जीटीपी से पूछिए, तो आपको सारी जानकारी निकल करके आ जाती है। तो ये ऐसा दौर चल रहा है जहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, लेकिन इसके बाद भी ये दुर्भाग्य है कि जो जहाँ पे आपको अपनी प्रस्तुतिकरण बेहतर करना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। वही मैं जैसे आपसे मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा सत्र की अवधि बहुत कम हो गई है, चर्चा भी उतनी सार्थक नहीं होती है, विधायकों के पास इससे अच्छा मंच नहीं है जिसमें वो जनता की बात उठा सकें, जनता की बातें मनवा सकें, उनके विकास के लिए कुछ बेहतर कर सकें अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन बहुत ढेर सारे विधायक मौन रहते हैं, कई बार इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि सदन को चलाने में रुचि बहुत कम हो गई। तो भाई ये आपने बहुत सही बात कही कि सरकार अपना बिजनेस देखती है, सरकार देखती है कि हमारे बिजनेस कैसे क्लियर हो जाए। जब तक ये प्रवृत्ति रही, क्योंकि सरकार का भी नैतिक दायित्व है कि वो सत्र को ज़्यादा बड़ा करे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, क्योंकि जब दो चीज़ें हो गई थी भाई, पत्रकारिता भी जैसा आप ध्यान होगा कि विपक्ष की भूमिका और पत्रकारों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और जो विधानसभा, आपको ध्यान होगा कि रात भर जा करके आप किसी अधिकारी के पास जब जाते थे तो कहता भाई साहब अभी डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए, प्रश्न लगा हुआ है, वो पूरे रात जा करके प्रश्न तैयार करता था। लेकिन अब देखिए कि अब संकलन किया जा रहा है, जानकारी एकत्र की जा रही है, इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं प्रश्नों के जवाब में। तो आप सोच सकते हो कि आज विधानसभा की जो एक धमक थी, जो एक भोकाल था, वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। आने वाले समय में लगता है कि विधानसभा की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी, जो पुराना भय था, वो अत्यंत आवश्यक है कि उसको फिर से बहाल किया जाए। बिल्कुल, विधानसभा की न वो गरिमा रही, न उस तरह के परिस्थितियां रहीं, न वो अवधि रही। बहुत ढेर सारी चीज़ें विधानसभा से, और जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत पैसा लगता है विधानसभा में, और उसके बावजूद जनता के ही विषय बहुत कम उठते हैं, व्यक्तिगत हितों के विषय बहुत ज़्यादा होते हैं। जान भाई एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल पक्ष और विपक्ष दोनों तय कर लेता है जी, हमारे इतने काम है आप ये कर दीजिए, ये होगा। ये जो मानसिकता आ रही है जी, ये मानसिकता कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं का दमन करते जा रही है। आप एक बात कर रहे थे बिजनेस की, तो ये व्यवस्था बिजनेस की तरह, इनके व्यक्तिगत बिजनेस की तरह ये व्यवस्था हो गई है। बिजनेस से यहाँ आशय ये था कि जो सत्र है, सत्र का एक एजेंडा होता है, सत्र में कार्यसूची होती है, किस तरह से चलाना है, बजट सरकार का बजट है, सरकार के और कई नियम कानून सरकार को बनाने हैं, ऐसे कई तरह की चीज़ें होती हैं। सत्र इसीलिए बुलाया जाता है इसलिए कि सरकार के सारे तरह के कार्य, जो नए कार्य करने हैं, बजट की जो व्यवस्था करनी है, नए नियम बनाने हैं, नए कानून बनाने हैं, इस तरह की बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो सदन में ही संभव है, और जो बहुमत के आधार पर तय होती है। इसी को हम बिजनेस कहते हैं। ये कोई फेरी लगाने वाला बिजनेस नहीं है। तो सरकार का इंटरेस्ट अपने बिजनेस में है, विपक्ष का इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत दबाव दे लो, थोड़ा बहुत अपनी उपस्थिति दर्ज करा लो, मीडिया में 4 बयान दे दो, और कुछ अपने व्यक्तिगत काम करा लो। आपको रिजवान भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष की चीज़ें भी बड़ी महत्वपूर्ण। आपको ध्यान होगा पंडित कुंजीलाल दुबे, यानी उनके, आप तो फिर विश्वनाथ दुबे जी के साथ काम भी किए हैं, बहुत करीब भी रहे हैं उनसे। तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी का एक बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, तो उन्होंने भी जो अपने कार्यकाल में एक नज़ीर पेश की। उसके बाद देखिए, क्योंकि 1956 से हम 67 तक का जो काल देखते हैं तो कांग्रेस का स्वर्णिम काल था। उस समय किसी प्रकार का यानी अपोजिशन तो हुआ ही नहीं करता था। 1967 में एक बार जरूर जो सोवियत सरकार जब बनी, गोविंद नारायण जी जब मुख्यमंत्री बने, तो वो एक दौर बस था। लेकिन फिर जिस ढंग से आप देखिए, उसके बाद तो हम लगातार देख ही रहे हैं, खुद प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि सुंदरलाल पटवा जी का कार्यकाल 2 साल का हुआ। उसके बाद फिर दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल रहा वो 10 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर आप देखिए उमा भारती जी का कार्यकाल
और शिवराज जी के कार्यकाल के बाद खासतौर पे आप देखिए ईश्वरदास रोहाणी जी जब तक अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक नज़ीर पेश करी, क्योंकि वो श्रीनिवास जी के साथ काम किए, उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष की भूमिका में उनका निर्वहन की। और लोग कहते हैं कि श्रीनिवास तिवारी जी ने जो कार्य किया वो आज भी यानी लोग उनको याद करते हैं कि अध्यक्ष यदि कोई हो तो वो कई नज़ीर प्रस्तुत की। राजेंद्र शुक्ल, हाँ राजेंद्र शुक्ल जो बिलासपुर जी, जी एक ऐसे स्पीकर रहे हैं जो बिलासपुर से जी कई भाषाओं के ज्ञानी थे। बहुत ज़बरदस्त उनका कमांड था बहुत तरह की चीज़ों पर, और बहुत लोकतांत्रिक अंदाज में वो सदन वो भी चलाते थे। हमने अपने दौर में जो सबसे ज़्यादा जिन्हें देखा वो पंडित श्रीनिवास तिवारी जी हैं, रोहाणी ईश्वरदास रोहाणी, हमने सबको इन्हें 10-10 साल कार्य करते देखा। और विधानसभा को जिस ढंग से चलाना चाहिए, लेकिन उस दौर में भी सत्र लंबे होते थे, धीरे धीरे अब कम हो गए हैं। आप शोध करेंगे रिजवान भाई तो जो सत्र की कमी, मैं चूँकि लगातार उस समय, चूँकि आप तो वो काफ़ी कुछ देखा करते, लेकिन हम लोग उस समय विधानसभा में ज़्यादातर रिपोर्टिंग और सब चीज़ें देखा करते थे। तो मैं ध्यान आ रहा है कि एक IPS नरेंद्र की मौत के बाद एक बजट सत्र था, वो मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे छोटा सत्र था, 3 दिन चला था। तो एक बजट सत्र का 3 दिन में ख़त्म हो जाना अपने आप में एक कई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो हमें लगता है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिस ढंग से काम कर रहे हैं, पहले उन्होंने सबसे पहले एक उन्होंने कार्यक्रम किया, लोगों के बीच संवाद स्थापित किया, बातचीत की, और आप देखिए आज भी उन्होंने 70 वर्ष पूर्ण होने पर एक गरिमामय कार्यक्रम किया है। तो हमें लग रहा है कि जो सारी हमारी अपेक्षाएं हैं वो आने वाले समय और मजबूत होगी। और जो सत्र है, चूँकि आप जानते, मैंने पहले भी कहा है कि तोमर जी देश के जाने माने राजनीतिज्ञ हैं और उनकी बात सब मानते भी हैं। और आपने ये बात भी बहुत कही कि जब, चूँकि आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, जब संसदीय व्यवस्थाएं होती थी तो आप देखते थे कि कैसे संसदीय मंत्री जी अपने हिसाब से टैकल कर लेते थे। तो वो दौर एक अलग था, लेकिन अभी एक जो दौर चल रहा है वो काफ़ी हद तक ठीक है, और सत्र जो है अपने पूर्णता को प्राप्त करता है। यानी बीच में आप देखिए 10 दिन का सत्र 8 दिन में खत्म नहीं हो रहा है, पूरे 10 दिन चल रहा है। वही कम से कम उतनी अवधि होती है, लेकिन अवधि बहुत सीमित है। अभी पीछे का जो सत्र था वो 5 दिन का, हाँ उसमें भी 4 दिन मिले थे ना। अब ये 5 दिन का सत्र, 1 दिन का अवकाश था उसमें बीच में, तो क्या फ़ायदा है ऐसे सत्र का। शायद मैं इसको, मेरी बात कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, इसलिए कि बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं जो ये तय करते हैं, नीति निर्धारक भी वही हैं, नियंता भी वही हैं, लेकिन इतना छोटा सत्र, इससे किसी का क्या भला होने वाला है। जबकि जनता का साधन संसाधन एक विधानसभा की स्थापना से लेकर विधानसभा के संचालन तक न जाने कितने रुपए, कितने जनता की गाड़ी कमाई के का धन, समय सब व्यय होता है, और उसके बाद भी विधानसभा का सत्र अगर 5 दिन चलेगा तो कैसे काम चलेगा। रिजवान भाई मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि विधानसभा की बात हो और विधानसभा भवन की बात ना हो, आप देखिए कि इंडिया के टॉप भवनों में एक था विधानसभा भवन, ये हमारे पीछे नजर आ रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये लोग उसको, यानी देखिए लोग बड़ा इसकी वास्तुकला को लेकर, जो वास्तुशिल्प है इसको लेकर बहुत तरह के बहुत चर्चित है ये विधानसभा। और सबसे एक आखिरी सवाल भी है आपसे। आज सत्र चल रहा है, जारी है, हम लोग चूँकि हमें लगा कि हमें भी चर्चा करनी चाहिए थी, हम उसी सत्र से उठकर आए हैं। मुख्यमंत्री के उद्बोधन से पहले श्रद्धांजलि दी गई कुछ लोगों को, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के उद्बोधन से ये सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने जो अपनी बात कही, आज पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने अर्जुन सिंह जी की बहुत तारीफ़ की, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दिग्गज नेता रहे, और उन जो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं जिस केंद्र के, उनके बारे में जिक्र किया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कहा, फिर कैलाश विजयवर्गीय आए। आज मध्य प्रदेश के जब तक हमने चर्चा सुनी थी, 2 दिग्गज मुख्यमंत्रियों के का जिक्र वहाँ सत्ता पक्ष के लोगों ने लिया, जबकि वो उनकी विरोधी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के रहे। आज कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह की मुक्त कंठ से सराहना की, और उन्होंने कहा कि आज नकारात्मक बात नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है? देखिए लोकतंत्र, मैंने आपसे यही कहा रिजवान भाई, ये लोकतंत्र वो है कि जब नेहरू जी जेपी को लेकर के राज्यसभा चले जाते हैं, यानी आप सोचिए जो चुनाव हार गया उसको लेकर के जाना, क्योंकि आपको एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी की खासियत है। और आप देखिए जब सदन है, सदन किसी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप देखेंगे तो मुक्त कंठ से दोनों ही पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस के हो, आप कांग्रेस के शासनकाल का भी वो देखिए,
उसमें भाजपा के और जनसंघ के लोगों की तारीफ की गई, अटल जी की तारीफ कई बार इसी विधानसभा में हुई है। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई बड़ी चीज मोहन यादव जी ने नहीं की, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ी और जो ऐसी चीज बहुत दिनों बाद वर्तमान पीढ़ी को ये समझने की जरूरत है। और मैं एक बात कहता हूँ रिजवान भाई, ये सबसे बड़ा जो गैप है वो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट पे है। जो हम, आपको ध्यान होगा कि कोई टीचर सामने खड़ा होता था तो हम उस क्षेत्र में नहीं जाते। आज जो विधायक, नए विधायक हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि कौन बोल रहा है, हम क्या उसको प्रतिकार कर सकते हैं। वो 8-8, 10-10 बार का विधायक है, क्या हमें ये समझना उनको बहुत जरूरत है। उनकी वरिष्ठता, उनका अनुभव, उनका ज्ञान, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबका सम्मान बेहद जरूरी है। और सदन में खड़े होकर शोर मचाना और ज्ञानियों की बात ना सुनना, आप अपना नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, जनता का नुकसान करते हैं, सदन का नुकसान करते हैं। संस्कारों की बात है। जब पिता के साथ होते थे तो हम दोस्तों से भी बात नहीं करते थे, उनको इशारे में इशारा कर देते थे, या बहुत बात ज़रूरी हो तो पिता की पीठ के पीछे, पिताजी आगे आगे चले जा रहे हैं, हम पीछे आके दोस्तों से इशारा करके बात करते थे। यही एक सम्मान का तरीका है। और ये सदन भी हमारा बहुत हद तक इसी तरह की चीज़ों को सिखाता है, इसलिए कि जो ज्ञान है वो किसी से भी लिया जा सकता है। और जो सदन की गरिमा यही है कि सदन के जो ऐसे सदस्य जो सदन के कभी नेता रहे हो, सदन में जिनकी महती भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, उन सबके का सम्मान बना रहे। और एक दिशा और जो भाई, इसमें एक बात और है कि जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व यानी डिप्टी स्पीकर, इन सबको याद कर रहे हैं। उनके दिन, चाहे वो जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, दोनों में आयोजन हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी हाँ, ताकि क्या है कि लोग ये जान पाए कि जो पूर्व मुख्यमंत्री की क्या, क्योंकि जब आप एक स्पेशल डे होता है तो उस दिन उसकी सारी जो खासियत होती है वो समाज के सामने आती है। तो एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू किया है। जो विधानसभा के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो नई परंपराओं के साथ, नई चीज़ों के साथ, और अब लगता है कि विधानसभा निरंतर एक तरह से लाइव है, चर्चा में बनी रहती है। विधानसभा में कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। हाँ। इसलिए कि विधायी जो कार्य हैं वो तो हो रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, जा रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, सब हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो भी टाइपिंग है सब होता है। लेकिन ये जो एक गतिविधि ऐसी बनी रहे जिसमें जीवंत बना रहे विधानसभा, वहाँ लोगों का आना जाना हो, ऐसे लोगों को याद किया जाए, उनके संस्मरण को याद किया जाए, और इस तरह की चीज़ें सामने लाई जाए जनता के, और उनको एक ऐसा अवसर उनके लिए बने। ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन अवधि भी बढ़ जाए तो बहुत मुझे लगता है होगा। कि क्योंकि आपके सलाह, हमारी सलाह, सबकी, हम सबकी सलाह को, और साथ खुद अध्यक्ष जी चाहते हैं हाँ, एक बेटर प्लेटफॉर्म आने वाली पीढ़ी को दे, क्योंकि लोग आपको याद करें। जैसे हमारे श्रीनाथ तिवारी जी को याद कर रहे हैं, आज हम रोहानी जी को याद कर रहे हैं, या कुंजीलाल दुबे जी को याद कर रहे हैं, तो ऐसी नरेंद्र सिंह तोमर जी को हम याद करें, क्योंकि तोमर जी अपनी युवावस्था से, क्योंकि जो युवा मोर्चा में थे तब से हम उनको देख रहे हैं, और देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं नज़ीर प्रस्तुत करने का उनका हमेशा प्रयास रहा है। तो एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में उनको जाना जाए, मैं तो यही मानता हूँ। बिल्कुल झा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत कीमती वक्त दिया, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा का आज विशेष सत्र चल रहा है। सत्र में क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, कोशिश करेंगे उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, उसके बाद साझा करेंगे आपसे, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ वो हमने आपसे साझा किया। विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास बहुत स्वर्णिम है। वो हर मध्य प्रदेश वासी के लिए शान की बात है, और देश भर के लिए नज़ीर है। तो आज 70 बरस हो गए हैं हमारी विधानसभा संचालित होते हुए। 1 महीने का सत्र था वो, जिससे विधानसभा शुरू हुई थी। आज 1 दिन का सत्र है, लेकिन 1 महीने की बातें, और 1 महीने से तक से लेकर 70 साल तक की सारी बातों का आज जिक्र हो रहा है, और हम उस पर फिक्र भी कर रहे हैं। और ये चलता रहे, ये सिलसिला जारी रहे, सदन की अवधि बढ़े, सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की और गरिमा बढ़े, जनता की आवाज़ बने सदन, और जनता के काम हो। इसलिए कि ये मौका है, और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा अवसर है सदन में अपनी बातें कहने का। लेकिन आजकल ये भी देखने में आया, बहुत से विधायक तो सवाल ही नहीं पूछते, कुछ पूछने के बाद भी गायब हो जाते हैं, और कई तरह की ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं, जिससे लगता है कि क्या इस विधानसभा का सत्र इसीलिए आहूत किया गया था? क्या जनता ने ये सरकार चुनकर इसीलिए भेजी थी? ऐसे बहुत से सवाल हैं, और विधानसभा की गरिमा बनी रहेगी तो लोकतंत्र की गरिमा बनी रहेगी।
आपको अगर हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।